मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस किया था कि हर एक चैप्टर के बाद उसका टेस्ट होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले आपने विरांश ने देखा होगा तो आपने बोला होगा सर आपने टेस्ट नहीं बताया। देखिए दोस्तों, टेस्ट होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन कुछ समय दीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उस लेवल के अगर नहीं रहेंगे तो आपको उसका टेस्ट करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो जो मैं टेस्ट करवाऊँगा उससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। फ़िलहाल आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, विराम चिन्ह की जैसे कि मैंने टेस्ट की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें सब चीज़ों का मतलब जिस जिस चैप्टर को मैंने पढ़ा है उसका टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, आप एक बार ऑनलाइन ही पढ़िए, 10 मिनट 15 मिनट को किया जाता है। आप 10 मिनट 15 मिनट क्लास लीजिए विस्तार की, मतलब उसके बारे में समझिए। ठीक है, उसके बाद टेस्ट जाकर देख लीजिए, उसको लगाइए। ठीक है, अगर एक बार आप विस्तार की क्लास ले लेते हो, ठीक है, जैसे कि विस्तार मतलब कि अगर आपने थ्योरी की क्लास ले ली, ठीक है, जैसे कि मैं आज उपसर्ग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपने अगर थ्योरी की क्लास ले ली, ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप उसके टेस्ट को करोगे तो आपको क्या होगा कि इसमें आपकी बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं उपसर्ग के बारे में। तो बात कर लो उपसर्ग के बारे में। तो जो उपसर्ग होता है, ठीक है, जो उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग का मतलब होता है कि उप, ठीक है, उप मतलब होता है कि समीप, और सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना। अर्थ इसका होता है कि किसी शब्द के समीप आकर उसकी नया शब्द बनाना, मतलब एक प्रकार से उसकी रचना करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये आपने समझ गए कि उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है उसके नज़दीक जाकर उसकी रचना करना, मतलब एक तरीके से नया शब्द को बनाना। ठीक है, अर्थात ये होता है कि जो शब्द शब्दों के आदि पे जुड़कर, आदि मतलब होता है शुरुआत में, ठीक है, किसमें, शुरुआत में जुड़कर कुछ विशेष अर्थ निकाले, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रिक से मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, ये आप एक तरीके से ट्रिक लिख सकते हो। ठीक है, ट्रिक्स है कि देखिए उ है और ये प्र है, ठीक है ना। तो अच्छा, आपको ये समझना होगा, बहुत लोग भूल भी जाते हैं उपसर्ग प्रत्यय में, थोड़ा मोड़ा बहुत लोग चांस होता है। तो अब देखिए उ क्या है कि यह जो है प्र से, प्र मतलब कि एक तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे प है, ठीक है ना, इस तरीके भी समझ सकते हो। तो जो उ है वह पहले प से आता है पहले, ठीक है, प से पहले उ आता है, इसलिए क्या हुआ कि यह जो भी शब्द बनेगा, अगर पूछते उपसर्ग, तो उपसर्ग मतलब होता है कि अगर पूछते किसी शब्द को दिया हो, ठीक है, जैसे कि अगर दिया हो कि अत्यंत, ठीक है, तो अत्यंत में अगर उपसर्ग पूछते तो अत्यंत का क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा नीचे करके इसको देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर आपने समझा। देखिए मैंने जैसे बताया कि अत्यंत लिखा हुआ है, अगर मैं अत्यंत का उपसर्ग निकालूं तो पहले क्या होगा, अति, ठीक है, अति होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अंत। ठीक है ना, तो ये जो है, ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि यह पहले लगा है। ठीक है, तो सिंपल एक ट्रिक यही है कि उ पहले आता है, इसका मतलब जो भी शब्द बनेगा वह पहले आएगा। ठीक है, उपसर्ग मतलब उ मतलब पहला, प्र मतलब पीछे, प्र से आप पीछे कर सकते हो, उ से अब आगे कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होगे, यही एक इसकी स्पेशल ट्रिक है। ठीक है, उ मतलब आगे, ठीक है, और प्र मतलब पीछे। ठीक है, तो बहुत लोग भूलते हैं, वो अब नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये हो गया समझने का तरीका। ठीक है, चलिए अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि उपसर्ग के बारे में आपको पता चलेगा, जिस शब्द में आगे जो कोई भी शब्द मिल करके कुछ नया शब्द का विशेष अर्थ बतलाता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो उपसर्ग होता है, ठीक है, तो उपसर्ग के बारे में अगर हम बात कर लें तो उसमें भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, अब उपसर्ग के अगर प्रकार की बात कर लूँ तो देखिए, उपसर्ग जो होता है, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, ठीक है, ये जो मैंने एक दो लिखा है ना, ये मैं इसीलिए लिखा हूँ। संस्कृत में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या क्या है, ठीक है, तो उपसर्ग की जो संख्या है संस्कृत में कितनी है, 22। ठीक है,
अगर संख्या के बारे में पूछ ले कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है, 22। ठीक है, कितनी है, 22। और अगर हिंदी में पूछ ले तो हिंदी में, ठीक है, उपसर्ग की जो संख्या है कितनी है, बताइए कितनी है, नहीं पता होगा ना, 13 है। ठीक है, तो हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी है, 13, और संस्कृत में 22। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी की क्लास देखिए सर दोस्तों इंपॉर्टेंट ही होती है, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आपने देखा कि हिंदी में कितने होते हैं, 13, और संस्कृत में कितने हैं, 22। ठीक है, अब हम इन संस्कृत वाले उपसर्ग को और हिंदी वाले उपसर्ग को देखते हैं कि वह किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, क्या क्या उपसर्ग होते हैं, किस तरीके से उसका उपयोग होता है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उपसर्ग के बुक, इन दोनों उपसर्ग को देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए हम आ गए उपसर्ग के बारे में समझने के लिए। ठीक है, और ये जो उपसर्ग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये किसके उपसर्ग हैं, संस्कृत के। किसके, संस्कृत उपसर्ग है। ठीक है, तो इन संस्कृत उपसर्ग को हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए लिखा हुआ है अति, और अति का अर्थ क्या होता है, अति मतलब अधिक। ठीक है, और अगर हम शब्द की बात कर लें, ठीक है, तो हम अति में ये जो है अधिक का अर्थ लगाएंगे। ठीक है, और हम उसके बाद किन किन शब्दों को बना सकते हैं वो हमारा शब्द आगे लिखा हुआ। ठीक है, अगर हम अति में अधिक लगाएं तो हो जाएगा अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त और अतिशय। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो अति है वह किस प्रकार का शब्द है, जो है कि उपसर्ग है, वह संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, अब अधि को हम देखते हैं। अधि में आपने लगाया, अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, इसका होता है अधिकार। अगर आपने अधि को उपयोग किया किसी शब्द में तो अधिकार बना सकते हो, अधिपति बना सकते हो, अधिनायक बना सकते हो। ठीक है, अगला आ गया अनु। अनु मतलब होता है पीछे या समान। अनु का अगर हम बनाते हैं तो अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। ठीक है, अब ये हो गया अप। अप मतलब होता है बुरा या हीन। ठीक है, अप का हम बना सकते हैं अपशय, अपमान, उपकार। ठीक है, अपकार। ठीक है, अभी का होता है सामने या चारों ओर के पास, चारों ओर पास। ठीक है, और अभी को बना सकते हैं अभियान, अभिषेक, अभिनय और अभिमुख। ठीक है, तो इस तरीके से अ भी है। अ का मतलब होता है हीन या नीच व्यक्ति। ठीक है, हीन या नीच बोल सकते हैं उसको। इसको बोलते हैं अवगुण, अवनति, अवतार, अवतरण। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये देखिए अ है। अ का संकेत होता है कि तक या साकेत, समेत, तो अजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। उत का होता है ऊंचा या श्रेष्ठ, ऊपर, उसको बोल सकते हैं उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। अब उद के बारे में बात कर लेते हैं। उद का अर्थ होता है ऊपर या उत्कर्ष, तो उद को बोलते थे, अगर हम शब्द बनाए तो हो जाएगा उद्गम, और ये उद्भव। ठीक है, और उप का होता है निकट का। उप का अर्थ होता है निकट या सदृढ़ या गौड़, तो उप का अगर हम बनाते हैं शब्द तो उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। ठीक है, उपसर्ग, इस तरीके से। और दूर का हो गया, दूर का हो गया बुरा या कठिन, दुर है। ठीक है, यहाँ पे आधा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। ठीक है, ये जो भी शब्द मैं आपको बता रहा हूँ उपसर्ग, ये सारे के सारे उपसर्ग कैसे हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दुष् के बारे में। दुष् का मतलब होता है बुरा या कठिन, इसके हम दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्क्रम। निर का मतलब अर्थ बिना, बाहर या निषेध, तो निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। निस का अर्थ होता है रहित या पूरा या विपरीत, इसका हो जाएगा निस्सार, निस्तार, निश्चल या निश्चित। और नि का अर्थ होता है निषेध या अधिकता या नीचे, तो निवारण, निपात, नियोग, निषेध। परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे, इसको हम बोल सकते हैं, अगर हम शब्द बनाएं तो पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम। ठीक है,
परि का इसी प्रकार से अर्थ होता है आसपास, मतलब आपने पढ़ा होगा परिधन आवरण, मतलब परि का अर्थ होता है चारों तरफ से, ठीक है, और आवरण मतलब होता है घिरा हुआ, ठीक है। तो परि का अर्थ होता है चारों तरफ से बोल सकते हैं, आसपास बोल सकते हैं, जिसका हो जाएगा परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिणाम, ठीक है, परिशोध। प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे, तो प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृत, ठीक है। प्रति का अर्थ होता है उल्टा या सामने या हर एक, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक, ठीक है। अब कुछ शब्द और हैं उपसर्ग के, जैसे कि वी है, वी का अर्थ होता है भिन्न, सम का अर्थ होता है उत्तम, और सु का अर्थ होता है अच्छा, ठीक है। तो वी में हम विदेश बना सकते हैं, विलाप, वियोग, विसर्ग। इसका अगर हम सम बनाएं तो संस्कार, जिस सम को हम क्या कह सकते हैं, उत्तम या साथ या पूर्ण, संगम, संतुष्ट, संभव। और सु का अर्थ होता है अच्छा, अधिक, अधिक भी आप कह सकते हो, तो सुगम, सुजन, सुजन, सुगम, सुरक्षित, और सुपात्र या सुनेत्र, ठीक है। तो इस तरीके से जो संस्कृत के मैंने आपको उपसर्ग के बारे में जानकारी दे दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग के बारे में, ठीक है। चलिए चलते हैं हिंदी के उपसर्ग को देखते हैं। तो देखिए ये भी आ गया, ये किसका है, हिंदी का उपसर्ग, ठीक है। कौन सा है, हिंदी का उपसर्ग। और यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब ये हो गया हिंदी का उपसर्ग, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी के उपसर्ग को हम समझते हैं। और वो कौन सा था, अत्यधिक। अब हिंदी के उपसर्ग में देखिए अ का अर्थ होता है अभाव या निषेध, ये पहले भी था थोड़ा सा, अभाव का उसमें नहीं था, लेकिन अति था, अभी था, इस तरीके से था। तो अ का हम सोचते हैं अछूता, अथाह, अटल। अन का अर्थ होता है अभाव या निषेध, तो हम बोल सकते हैं अनमोल, अनबन या अनपढ़। क का अर्थ होता है बुरा या हीन, जिसे हम कपूत कह सकते हैं। अगर हम शब्द बनाएं तो कचोट कह सकते हैं। कु का अर्थ होता है बुरा, कुचाल, कुचौता, कुचक्र। दु का अर्थ होता है कम या बुरा, दुबला, दुलारा, दुधारू, दुर्दशा, इस तरीके से होता है। अब हम थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, और ये देखिए है नी, ठीक है। नी का अर्थ होता है एक तरीके से कमी, और इसको हम बोल सकते हैं निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा, जो कोई काम ना करता हो, ठीक है। और अव का अर्थ होता है हीन या निषेध, हम अवगुण बोल सकते हैं, अघर बोल सकते हैं, औसत बोल सकते हैं, अवसान बोल सकते हैं, ठीक है। तो गांव में आपने देखा होगा या ये लड़का बहुत ही अवगुणी है, इस तरीके से लोग बोलते हैं, ठीक है। अब भर का है कि भर का मतलब होता है भरपूर, भरपेट, इस तरीके से। भर मतलब समझते हैं कि मुझे भरपूर खाना चाहिए, ठीक है। तो भर से अपना भरपूर, भरपेट, भरसक, भरमार। भरमार मतलब पैसों की भरमार लग गई, ठीक है। इस तरीके से मतलब अत्यधिक चीज़ों के बारे में बात होती है। सु का मतलब होता है अच्छा, ये तो आपने सुना ही, सुडौल, सुजान, सुगम, सुफल। और अध का अर्थ होता है आधा, अध पका, जैसे कि आम जो अगर होता है तो सब लोग बोलते हैं अध पका है, अध कच्चा। और अधमरा या अध कचरा, ठीक है। अधमरा मतलब किसी व्यक्ति को यदि आप मार देते हो तो मतलब केवल वो मरा नहीं है और वो केवल जिंदा है, तो आप उसको कह सकते हैं अधमरा, ठीक है। उन का अर्थ होता है एक काम, तो 19, 39, 59, 69, 79, इस तरीके से बहुत सारे हैं। पर का अर्थ होता है दूसरा या बाद में, तो परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। बिन का अर्थ होता है बिना या निषेध, तो इसे हम कहते हैं बिन ब्याह, मतलब कि उसका विवाह नहीं हुआ इसलिए हम कहते हैं निषेध है, हुआ नहीं है, बिना ब्याह का है। बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने, ठीक है। बिन बादल मतलब होता है कि कोई भी बादल नहीं है, बादल भी नहीं है, बिना बादल की बरसात हो, ठीक है। तो ये जो शब्द है सबके सब क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको सभी शब्दों को एक तरीके से नोट डाउन कर लेना है, और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, संस्कृत में जो उपसर्ग होता है कितना होता है, 22। और हिंदी में कितना होता है, हिंदी में होता है 13, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। और एक और चीज़ याद रख लीजिए, अगर बात कर लें कि उर्दू में कितने होते हैं, उर्दू में, ठीक है, तो उर्दू के बारे में भी हम कल बात करेंगे। उर्दू में अगर बात कर लें उर्दू में उपसर्ग के बारे में, तो उर्दू में जो उपसर्ग होता है वह 19 होता है, ठीक है। तो सबसे कम केस में होता है हिंदी में,
ठीक है। उर्दू में भी जो उपसर्ग होते हैं ना, तो उनको याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, उनको अगर वो आ भी जाता है तो उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।